जिनेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है। देखिए, पैमाने के बढ़ता प्रतिफल का मतलब है कि आपके जो उत्पादन के साधन हैं अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन एवं साहसी, इनकी मात्रा में आप जितना परिवर्तन करेंगे, इन सभी की मात्रा में आप जितना परिवर्तन करेंगे उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होगी। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में हमने एक साधन में परिवर्तन किया या सभी साधनों में परिवर्तन किया? सभी साधनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी साधनों में परिवर्तन के अनुपात। तो फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। स्थिर लागत को कहते हैं। स्थिर लागत का मतलब होता है कि आप जो लागत उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती, स्थिर रहती है, चाहे आप उत्पादन अधिक करें या कम। जैसे आपने जो आपका फैक्ट्री का भवन है वो आपने बना लिया, अब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें या प्रोडक्शन कम करें, इसका किराया तो आपको देना ही है। तो इसका जो किराया होगा वो क्या होगा? स्थिर लागत। भवन की जो लागत होगी वो क्या होगी? स्थिर लागत। आपने एक चौकीदार को काम पर रखा है, अब चाहे आप इसमें उत्पादन ज़्यादा करें, कम करें या ना करें, इसका वेतन आपको देना होगा, तो वो क्या हो जाएगी? स्थिर लागत। तो स्थिर लागत को हम क्या कहते हैं? पूरक लागत। पूरक लागत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होती है, स्थिर होती है, परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में बदल नहीं सकती। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ये स्थिर साधन है, यदि मान लीजिए ये फैक्ट्री है और एक और ऐसी ही फैक्ट्री जो है वो स्थापित करना है, तो क्या अल्पकाल में संभव है? नहीं है ऐसा संभव। तो यही आपसे पूछा है कि एक फर्म स्थिर साधन को किस अवधि में नहीं बदल सकती? अल्पकाल में नहीं बदल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कुल उत्पादन कैसे निकाला जाता है? तो सिग्मा एम पी के द्वारा निकाला जाता है। सिग्मा एम पी का मतलब है कि सीमांत उपयोगिता का योग। मान लीजिए आप दो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, पहली वस्तु से आपको उपयोगिता मिली 10 और दूसरी वस्तु से आपको उपयोगिता मिली 5। तो ये क्या हो गई आपकी उपयोगिता नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है कि आपने उत्पादन का एक साधन लगाया तो आपको एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ 10 और दूसरा साधन लगाया काम पर तो वो मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ आपका 5। यानी आप किसी श्रमिक को काम पर लगाते हैं तो एक श्रमिक 10 उत्पादन करता है और दूसरे श्रमिक को लगाते हो तो 5 उत्पादन होता है। तो अब यदि हमें टीपी निकालना है, कुल उत्पादन, तो हम इनका क्या कर लेंगे? जोड़ 10 में 5 को जोड़ देंगे तो ये टीपी हो जाएगी। तो जोड़ को क्या कहते हैं? सिग्मा। तो हमने किसको जोड़ा? एमपी को जोड़ा। तो टीपी यानी कुल उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? टीपी। टीपी को हम कैसे निकाल सकते हैं? सिग्मा एमपी से निकाल सकते हैं। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जा सकता है। तो उत्पादन फलन जो है वो होता है क्यू एक्स, यानी जो उत्पादन है वो फलन है, फंक्शन है किसका? ए, बी, सी और डी का। इसका अर्थ है कि जो उत्पादन है वो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहसी, इनको हम जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उस अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। तो उत्पादन किसका प्रतिफल है? उत्पादन के साधनों का। ये ABCD क्या है? उत्पादन के साधन है। तो इसका सही आंसर है थर्ड। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? अस्थायी जो श्रमिक होते हैं वो स्थिर लागत का उदाहरण नहीं। देखिए, भूमि, भवन तो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इनमें आपने एक बार जो लागत लगा दी वो लंबे समय तक क्या रहेगी?
स्थिर रहेगी। प्लांट और मशीनरी, आपने कोई मशीन खरीदी है तो उस पर भी आपने जो लागत एक बार लगाई तो वो लंबे समय तक क्या रहेगी, काम में आएगी। तो ये क्या है, स्थिर लागत है, ये परिवर्तित नहीं होगी। लाइसेंस फीस भी आपने एक बार दे दी तो वो परिवर्तित नहीं होगी, लंबे समय तक काम में आएगी। लेकिन जो अस्थायी श्रमिक हैं उनको आप जल्दी जल्दी परिवर्तित करते हैं, वे स्थिर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। स्थिर लागत। स्थिर लागत का अर्थ है कि आप उत्पादन प्रारंभ भी नहीं करेंगे तब भी आपको स्थिर लागत वहन करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने ये फैक्ट्री बना ली, अब आप उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसका किराया तो आपको देना होगा ना। तो उत्पादन प्रारंभ करने के पहले कौन सी लागत आती है, तो स्थिर लागत आती है। फिर है 8 वस्तुओं की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है। तो ऐसी 12 इकाइयों को उत्पादित करने की कुल लागत क्या होगी। तो कुल लागत का जो फॉर्मूला है AC इंटू क्यू है। AC हमारी औसत लागत कितनी है, 40, और तो इकाइयाँ उत्पादित करना है हमें क्या, 12। तो 12 चौको 48, कितना हो जाएगा, 480। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता अल्पकाल में। स्थिर साधन जो होते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री का भवन है, अब अल्पकाल में आप चाहते हैं कि एक और फैक्ट्री इतनी ही बड़ी स्थापित कर लें, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं। तो अल्पकाल में स्थिर साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डैश लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। तो ये देखिए जो सीमांत लागत है, MC वक्र है, ये सीमांत लागत, ये AC वक्र है। तो ये AC वक्र पहले से है और MC वक्र इसको न्यूनतम बिंदु पर काटकर इससे ऊपर निकल जाता है। तो AC वक्र को कौन सा वक्र काटता है, MC वक्र, और उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत। फिर है डैश वक्र अति परिवलय होता है। तो ये देखिए अति परिवलय का मीन्स होता है ये आकार। तो AFC औसत स्थिर लागत वक्र क्या होता है, अति परिवलय होता है। फिर है लागत में एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने से लेकर उसे जारी रखने की प्रक्रिया में होने वाले सभी मौद्रिक व्ययों को शामिल किया जाता है। तो सभी मौद्रिक व्यय किसमें शामिल होते हैं, कुल लागत में। आपने उत्पादन प्रारंभ किया, फिर आपने पहले फैक्ट्री बना ली, इसके बाद आप उसमें श्रमिक ला रहे हैं, फिर कच्चा माल ला रहे हैं, ये सारी चीज़ों की लागत किस में जुड़ेगी, कुल लागत में जुड़ेगी। इसके बाद है कुल लागत और स्थिर लागत में के अंतर को डैश कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। देखिए कुल लागत का फॉर्मूला है VC वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत, और FC यानी फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत। अब वो ये कह रहे हैं कि कुल लागत और स्थिर लागत का अंतर, यानी आप TC कुल लागत में से FC स्थिर लागत को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, VC परिवर्तनशील लागत। इसका आंसर हो जाएगा। हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है। हस्तांतरण आय यानी मान लीजिए कि आप एक जगह काम करते हैं और वहाँ आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, दूसरी जगह आप काम करते हैं तो वहाँ आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। आप कहाँ काम करेंगे, यहाँ। और ये जो अवसर आपने इसको त्याग कर दिया, ये आपकी क्या हो जाएगी, अवसर लागत, और इसी को क्या कहेंगे, हस्तांतरण आय कहेंगे। तो अवसर लागत को ही क्या कहा जाता है, हस्तांतरण आय कहा जाता है। स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है। तो हमने अभी पहले देखा कि स्थिर लागत को हम क्या कहते हैं, स्थिर लागत
में यदि हम परिवर्तनशील लागत को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल लागत। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग को हम क्या कहते हैं, कुल लागत। परिवर्तनशील दो साधन बताइए। तो कच्चे माल की लागत और अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी। आप वो किसी फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं तो फैक्ट्री का भवन तो स्थिर लागत है, लेकिन इसके अंदर जो आप मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, तो आप जो कॉटन यूज़ में ला रहे हैं वो कच्चा माल क्या है, परिवर्तनशील लागत। क्योंकि आप उत्पादन को यदि बढ़ाएंगे तो आपको कॉटन की मात्रा भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो ये परिवर्तनशील लागत है। ऐसे यदि आप उत्पादन को बढ़ाएंगे तो आपको श्रमिक जो हैं उनको भी बढ़ाना होगा और उनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, परिवर्तनशील लागत है। फिर सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के बराबर हो। तो सीमांत लागत जैसे ही हम उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, पहले तो लागतें घटती हैं और उसके बाद लागतें बढ़ती हैं, इसलिए इनका आकार कैसा हो जाता है, यू आकार। फिर परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, सीमांत लागत। परिवर्तनशील लागत यानी मान लीजिए कि आप एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं और आपके जो है एक इकाई के उत्पाद आप टीसी और वीसी और एमसी तीन लागत होती हैं। अब वीसी में जो परिवर्तन होता है उसके कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, सीमांत लागतें उत्पन्न होती हैं। अगला है औसत आगम वक्र। औसत आगम जो है उसका फॉर्मूला होता है TR/Q। इसके बाद है औसत आगम वक्र को क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। कुल आगम जो है सीमांत आगम का योग जो है, यदि मान लीजिए कि आपने एक वस्तु बेची तो आपको 2 रुपये मिले और आपने दूसरी वस्तु बेची तो आपको 1 रुपये मिला, तो ये तो क्या है आपका सीमांत आगम, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल आगम। तो कुल आगम क्या है, सीमांत आगम का योग होता है। फिर है TFC वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये देखिए TFC वक्र सीधा होता है और ये OX अक्ष है और ये क्या है TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमेशा स्थिर रहती है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होती, तो ये क्या होती है, एक्स अक्ष के समानांतर होती है। AC तथा MC वक्र U आकार के होते हैं। देखिए हमने पहले देख चुके हैं AC और MC वक्र ये हैं। AC वक्र भी U आकार का है और MC वक्र भी U आकार का होता है। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही डैश लागत से ज्ञात की जा सकती हैं। तो ये कुल लागत से ज्ञात की जा सकती हैं। औसत लागत यदि हमें निकालना है तो हम TC यानी कुल लागत में क्वांटिटी का भाग देंगे तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाएंगी। और सीमांत लागत भी हम कुल लागत में जो वृद्धि होती है वही क्या होती है, सीमांत लागत। तो इन दोनों को हम किससे निकाल सकते हैं, कुल लागत से निकाल सकते हैं। फिर पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है। देखिए ये है कीमत और ये है सप्लाई। 1 रुपये कीमत पर सप्लाई है 1। अगर कीमत 2 हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे या कम। आपने सप्लाई को भी बढ़ा दिया, तो कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध हुआ, धनात्मक। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ रही है, जबकि इसमें विपरीत लिखा है इसलिए यह असत्य है। अगला है पूर्ति का संबंध लागत से होता है। तो ये सही है कि यदि मान लीजिए कि आप को किसी वस्तु को बनाने में लागत आती है 20 रुपये और दूसरी वस्तु को बनाने में लागत आती है 30 रुपये, तो आप जो पूर्ति करेंगे वो लागत के आधार पर करेंगे, यानी जिस वस्तु की लागत कम है उसकी कीमत आप कम रखेंगे और पूर्ति करेंगे। और यदि
जिस वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी पूर्ति आप लागत के आधार पर करेंगे। आगे है वस्तु की कीमत का पूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं कि वस्तु की ये यहाँ पर हम आगे लिख लेंगे दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म। दीर्घकाल में वस्तु की कीमत का पूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता है और अल्पकाल में पूर्ति की जगह किसका प्रभाव पड़ता है? मांग का। जैसे फर्नीचर है, यदि आप दीर्घकाल में क्या होगा, उसकी कीमत पर पूर्ति का प्रभाव अधिक पड़ेगा। आगे है कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग। तो ये आपको पता है कि कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। आपके भवन की जो किराया है वो स्थिर लागत है और आप जो कच्चा माल ले आए जिससे उत्पादन कर रहे हैं, इन दोनों लागत को आप जोड़ देंगे तो आपकी कुल लागत निकल आएगी। फिर है औसत कुल लागत वक्र, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के वाई अक्षर के समान होता है। तो ये असत्य है क्योंकि वाई नहीं बल्कि यू आकार के समान होता है। सो थैंक यू।